वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम फिजिक्स का अगला टॉपिक जो है, जो हम पढ़ रहे थे उससे आगे। हम क्या पढ़ रहे थे ये तो आपको पता है ना। हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेल किसे कहते हैं, ठीक है। सेल हेडिंग डाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल। इसमें लिखिएगा, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेगा, यह आवेश या इलेक्ट्रॉन नहीं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला, यह केवल परिपथ में, यह केवल परिपथ का विभवांतर मेंटेन रखता है, जिसके कारण परिपथ में आवेश या एक तरीके से आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इसका जो परिपथ होता है ना, वो कुछ ऐसे शो किया जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। यहां से हम लोग ऐसे शो करते हैं, क्लियर है। और यहां से विद्युत धारा आपकी आई ऐसे जाती है। इसका वोल्टेज मान लिया कि 20 वोल्ट का क्या है, यह एक सेल है, ठीक है। तो इसको पहले लिखिए, फिर देखते हैं इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया। देखिएगा, सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया के दौरान बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए
इसीलिए इस अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इस सेल की जो है ना देखते हैं कि ये कैसे जो है वर्क करता है, कैसे सारी चीजें होती हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए। तो चलिए अब आगे देखें भैया। चलो अच्छी बात है। चलो तो अब शुरू करते हैं। देखिएगा कि अब इसकी रासायनिक गति देख लेते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक क्रियाविधि कि अब देखिए कि सेल के अंदर होता क्या है, कैसे एनर्जी जनरेट करता है। देखिए बात समझिएगा। जैसे ये मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, एक टैंक है। ये क्या है, टैंक है। ठीक है, इस पर हमने क्या भर दिया है, इस पर ये हमने भर दिया है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भर दिया है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या वैद्युत अपघटनी विलयन। क्या भर दिया हमने, विद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन भर दिया। यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। क्या लगाए, 2 इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड हमारा ये रहा। ठीक है, ये आपका इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस इलेक्ट्रोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका एनोड है। क्या है, एनोड, यानी कि इस पर कैसे हैं, ऋण आयन है। कैसे हैं, नेगेटिव आयन है। ठीक है, ये कैसा है, ये आपका कैथोड है। क्या है, ये कैथोड है, यानी कि इस पर कैसा है, इस पर आपके पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि एक तार की सहायता से हम किसी लोड को इस पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्यों, ये लोड का प्रतिरोध कितना है, R है। लोड मतलब कोई बल्ब वगैरह जोड़ देते हैं। तो बल्ब, क्योंकि उसमें क्या होती है, ऊर्जा वो लेता है ना, ऊष्मा लेता, मतलब क्या करता है, वो लाइट लेता है, तो प्रतिरोध भी क्या करेगा, जो है लेगा लाइट। तो यहां से मान लीजिए क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आपका गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इलेक्ट्रॉन ये यहां पर आया और यहां से होते हुए इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा। इलेक्ट्रॉन इस पर आया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन है, तो आपने क्या माना है कि जो वैद्युत धारा की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है, यानी कि I आपकी विद्युत धारा ऐसे बहेगी। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा कब बहेगी भाई, विद्युत धारा बहेगी कब, विद्युत धारा तब बहेगी। अब देखो, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव प्लेट पे यानी कैथोड पे आपका इलेक्ट्रॉन तो आ गया, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन अब आपके इलेक्ट्रॉन के दिल के अरमा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के दिल के अरमा होते हैं कि ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके भाई ये इसी प्लेट पर रहे, पॉजिटिव प्लेट के पास ही। भाई इलेक्ट्रॉन के दिल का अरमा है कि वो अपने महबूबा के पास पहुंच जाए, और हुआ क्या है कि पॉजिटिव प्लेट क्या है, इसकी महबूबा है। तो ये इलेक्ट्रॉन के दिल का अरमा पूरा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन के दिल का अरमा पूरा हो गया, तो होगा क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहेगा, तो आपका परिपथ जो है यानी कि सर्किट आपका कंप्लीट नहीं होगा, और जब सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो करंट नहीं बहेगी। तो अब होता क्या है कि यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड के पास आ गया, ये नहीं जाना चाह रहा, लेकिन यहां पर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया होती है जो क्या करती है, जो ऊष्मा उत्पन्न करती है, जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। यहां कौन सी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक, मैं लिखवा चुका हूं। अब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगी, तो उससे क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मा को क्या कर लेगा, उस एनर्जी को अपने पास रखेगा, और उस एनर्जी के
कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी महबूबा यानी पॉजिटिव प्लेट को छोड़ करके कहां पर, फिर से निगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन आपका मोशन होना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव जाने लगेगा और इस तरीके से आपकी करंट क्या होगी, बहने लगेगी। करंट क्या होगी, बहने लगेगी। और यह जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या होता है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, हीट जनरेट होती है। और जब आपने देख लिया कि हीट जनरेट हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है, यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, मतलब जिनका ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब इस पर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, अपचयन। दोनों क्या होता है, एक साथ होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, अब यहां से हीट जनरेट होके इलेक्ट्रॉन को दे दी गई तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ चला जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहा था, थोड़ा सा सोचो, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहा था। इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि देखिए यहां से क्या हो रहा है, यहां पर कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट को तो छोड़ना नहीं चाह रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये मान के चलो छोड़ के जा भी रहा है तो ये कैसी है, निगेटिव प्लेट है। और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ही नहीं। लेकिन अब क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको ऊर्जा मिल गई है, ऊष्मा मिल गई है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंच गया। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच गया। और देखिए यहां से यहां तक में हो क्या रहा है कि जैसे मान के चलिए कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस R है और ये आपका निगेटिव, ये आपकी निगेटिव प्लेट थी और ये आपका कैसा था, पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अच्छा, पहले जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि इस पर एक बल लग रहा था। क्या लग रहा था, इस पर एक बल लग रहा था। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ठीक है, यह वैद्युत स्थैतिकी बल नहीं है, यह वैद्युत स्थैतिकी बल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस पर एक बल लग रहा था, इस पर क्या लग रहा था, इस डायरेक्शन में एक बल लग रहा था, तो जो इसको नहीं जाने दे रहा था, ठीक है। तो यह बल क्यों लग रहा था, क्योंकि यह क्या है, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, वहां से इसको भगा रहा। इस बल को क्या कहते हैं कि ये बल को हमने कब किया, इस बल को हमने क्या किया, ये जो बल लग रहा है इस बल को हमने यहां से इसको कंपनसेट किया। किसके द्वारा किया, क्योंकि इसने एनर्जी ली थी। तो लिखिएगा, इस बल को इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया द्वारा, इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा लेकर अपने परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक है। तो ये इसकी आपकी क्रिया विधि हो गई। अब यहां से क्या होगा, करंट आपकी बहने लगेगी, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है।
नोट करिए। चलिए, तो अब देखिए सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो लिखिएगा सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सेल आपका होता है प्राथमिक सेल। क्या होता है? प्राथमिक सेल। इस पे आप क्या लिखोगे कि ऐसे सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाएं तो उनका पुनः प्रयोग ना हो सके क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल इनका होता है कौन सा? डेनियल सेल। डेनियल सेल आपका वोल्टीय सेल भी होता है। वोल्टीय सेल। तीसरा आपका होता है लैक्लांसे सेल। ठीक, ETC बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका द्वितीयक सेल। कौन सा? द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल क्या है? ऐसा सेल जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सके, क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल। तो लिखिएगा ऐसे सेल जिनको एक बार डिस्चार्ज करने के बाद, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सके, पुनः प्रयोग किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो तो इसमें आपका क्या होता है? सीसा सेल और लेड आयनिक सेल। लेड सेल। ठीक है, तो ये सेल के प्रकार हो गए। तो आप इनको जो है नोट करिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो लिखिएगा किसी सेल के दो टर्मिनल के बीच का विभवांतर जब सेल में
परिपथ में धारा ना बह रही हो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ना बह रही हो सेल का ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ईएमएफ। अब मैं इसको ईएमएफ ही बोलूंगा, सेल का ईएमएफ कहलाता है। ठीक है। ईएमएफ का क्या मतलब है? ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। देखो हो क्या रहा है, ये क्या कह रहा है कि सेल के आपके दो टर्मिनल हैं, उनको किसी तार से जोड़ दिया, लेकिन यदि अभी सेल से आपकी करंट नहीं बह रही है, सेल के में करंट नहीं बह रही है, तो उन जो दो आपके टर्मिनल हैं उनका जो विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगी या ईएमएफ कहलाएगा। सेल का क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन क्या बात है, कंडीशन क्या है? उसमें धारा ना बह रही हो, उसमें धारा ना बह रही हो। जैसे ये आपका हमने लिया, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, और यहां से आपने क्या किया कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ जोड़ दिया है। ठीक है। लेकिन इससे धारा अभी नहीं बह रही है। धारा क्या है कि अभी इससे धारा नहीं बह रही है। ये आपके दो इलेक्ट्रोड हैं, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया। ये कैथोड, सॉरी, ये वो एनोड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? कैथोड। ठीक है। और यहां पर इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है, कब? जब धारा नहीं बह रही। यहां पर मैं साफ साफ लिखे दे रहा हूं, धारा नहीं बह रही, धारा नहीं बह रही है। ठीक है। तब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होगा वही क्या कहलाता है? ईएमएफ। ठीक है। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। यदि एक डिफिनीशन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। किसी परिपथ में एकांक आवेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में किया गया कार्य इस सेल का ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ कहलाता है। यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि W अपॉन Q, और इसका जो यूनिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जो यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट आपकी कितनी हो जाएगी? वर्क का क्या होता है? जूल, और चार्ज का क्या होता है? कूलाम। चार्ज का क्या होता है? कूलाम। और ये आपका क्या हो जाएगा? इसको हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें यह तब का विभवांतर है, सेल के दो टर्मिनलों का तब का विभवांतर जब उसमें धारा नहीं बह रही है, तब वह क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसे। तो अब जो है अगली हेडिंग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हेडिंग डालिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध।
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, लिखिएगा जब किसी सेल से धारा ली जाती है तो सेल के अंदर धारा के लिए, तो सेल के अंदर धारा प्रवाह में, तो सेल के अंदर धारा प्रवाह में होने वाली रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। इसे R से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हो क्या रहा है। ठीक है, बात समझना, बात क्या है, बात आप ये ऐसे समझोगे कि ये आपका मान के चलो कि ये आपका एक ये है टर्मिनल है, ये आपके इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, आपके इलेक्ट्रोड हैं। इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है विद्युत अपघटनी विलयन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विद्युत अपघटनी सॉल्यूशन है, विद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन है। ठीक है, और यहां पर ये आपका क्या है, एनोड है, ये आपका कैथोड है। एनोड निगेटिव चार्ज, कैथोड पॉजिटिव चार्ज। यहां से आपने क्या किया कि एक जो है विद्युत धारा प्रोवाइड कराई, मतलब एक आपने यहां से कोई तार के सहायता से इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इस पे समझ लो कि धारा बहने लगी, धारा क्या होने लगी, बहने लगी। तो भैया यहां पर तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन को इस यहां से यहां तक जाने में ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है, विद्युत अपघटनी जो विलयन होता है, ये आपका धन आयन और ऋण आयन में होता है। तो यार ये इसके पास जो है ना, विद्युत अपघटनी विलयन के पास बहुत सारे धन आयन और ऋण आयन होते हैं। ठीक है, ये करेगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन हर एक से लड़ता भिड़ता जाएगा। तो एक तरीके से ये विद्युत अपघटनी विलयन जो है, इसके लिए किसका काम कर रहा है, इसके लिए आपका प्रतिरोध का काम कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से इस टर्मिनल से उस टर्मिनल में नहीं जाने दे रहा है, इस टर्मिनल से उस टर्मिनल में नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है तो विद्युत अपघटनी विलयन में धनायन भी है और ऋणायन भी है। अब ये धनायन के पास जाके एक बार जा रहा है, फिर जैसे जा रहा है तो ऋणायन को पीछे ढकेल रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे ये बहुत कठिनाई के साथ जा रहा है। तो इसीलिए ये कहां का है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किसके, सेल के अंदर है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। लिखिएगा, यह प्रतिरोध विद्युत अपघटनी विलयन के कारण होता है। इसीलिए क्योंकि यह विलयन सेल के अंदर होता है,
सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे दिखाते हैं। बेसिकली ये जो आपका ये फिगर है, ये मान के चलो कि ये ऐसे, ये आपका रेजिस्टेंस आर है, ये बाह्य प्रतिरोध है। क्या है? बाह्य प्रतिरोध। और ये इधर आपने क्या लगाई है? बैटरी। ठीक है, जब यहां पर आपने बैटरी लगाई है तो यहीं पर एक रेजिस्टेंस आपका लगा होता है। ये आपका आर का रेजिस्टेंस है, ये बैटरी का ईएमएफ है। ठीक है, तो ये आपका आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, ये हम इसे दिखाते ऐसे हैं, लेकिन बेसिकली ये कहां पर होता है? सेल के अंदर, मतलब ईएमएफ के अंदर। अब यदि कोई फिगर आपको कुछ ऐसे बना दे, ठीक है, और फिर यहां से ये छोटी बैटरी लगा दे, तो ये भी एक तरीके से क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। लेकिन हम लोग बेसिकली कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं आंतरिक प्रतिरोध को। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे जल्दी नहीं दिखाते हैं। लेकिन जबकि ऐसा ये जो मैंने अभी बनाया था ये गलत नहीं था। ठीक है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे के उस पर चलें, कॉन्सेप्ट पर। नोट करिए इसे। तो देखिए, अब जो है हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सेल के टर्मिनल विभवांतर। ये सेल का टर्मिनल विभवांतर लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर क्या कहते हैं इसे? पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो इसको क्या कहते हैं कि देखिए, जब किसी सेल में धारा बहती है, जब किसी सेल में धारा बहने लगती है, तो उस सेल के दोनों टर्मिनलों के विभवांतर को क्या कहते हैं? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। लिखिएगा, जब सेल से धारा बहने लगती है तो सेल के दोनों टर्मिनलों के विभवांतर को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। लिखिएगा, इसे VT या V से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये आपका एक टर्मिनल A है सेल का और दूसरा टर्मिनल B है। ठीक है, इधर मैंने कोई आपकी एक बैटरी जोड़ दिया है, इधर मैंने क्या कर दिया है? एक आपकी बैटरी जोड़ दिया जिसका ईएमएफ कितना है? E है। अब यहां से ये क्या है? आपका आंतरिक प्रतिरोध है। किसका है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। यहां से धारा I बही और ये I इधर चली गई। तो अब यहां से यदि मैं इनके बीच का क्या निकालूंगा?
यदि मैं यहां से इनके बीच का पोटेंशियल निकालूं, क्या निकालूं? पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, ए व बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि मान के चलो कि यदि मैं यहां से आपका ये इस रास्ते से मैं यहां से यहां पर पहुंच रहा हूं, कहां से? मतलब यदि मैं इधर से इधर पहुंच रहा हूं, ये आपका पाथ है, मतलब इस रास्ते पर मैं चल रहा हूं। तो जब इस रास्ते पर चल रहा हूं तो इसका विभव मान के चलिए कि बी पॉइंट का विभव कितना है? वी। अब क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं, धारा भी इधर बह रही है, तो यानी कि धारा कहां से कहां बहती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। धारा कहां से बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यानी कि पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यानी कि यहां पर यदि आई है तो यहां का विभव कितना हो जाएगा? माइनस का आई इंटू आर। किरचॉफ लॉ याद करिए। अब यहां से माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपका विभव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि उसका विभव कितना है? ई है। और ये किसके बराबर है? ए के बराबर, वी ए के बराबर। किसके बराबर है? वी ए के बराबर है। तो अब आप यदि यहां से वी ए माइनस का वी बी निकालो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई माइनस का आई आर। कितना हो जाएगा? ई माइनस का आई आर। और यही बी ए माइनस का बी बी, दो उनके बीच का विभवांतर ही क्या कहलाता है? वीटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वीटी कहलाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वीटी इज इक्वल टू ई माइनस का आई आर, ई माइनस का आई आर कहला रहा है। ठीक है, तो जो है देखते हैं इसे। अच्छा, ये हो गया वीटी। अब देखो, यदि ध्यान से देखो, यदि परिपथ में कोई बाहरी प्रतिरोध भी है, ठीक है, यदि परिपथ में कोई बाहरी प्रतिरोध भी है, यदि मान के चलो कि ये परिपथ में आपका, ये मैं यहां से आपका परिपथ कंप्लीट किए दे रहा हूं और ये इस पर बाहरी प्रतिरोध कितना है? आर है। तो यदि बाहरी प्रतिरोध आर है तो बी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। इस पर कितनी विभव होगा? तो वो जितनी इससे धारा बहेगी आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो यहां या यही आपका टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि इनके बीच में जो विभवांतर होगा वही इसके बीच में होगा। तो वीटी बराबर भी यही किसके बराबर है? वीटी के बराबर। तो यहां से आई इंटू आर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? ई माइनस का आई आर। इस आई आर को मैं यदि इधर लेते जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? आई आर प्लस का आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। यहां से यदि मैं आई कॉमन कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। और ये बराबर हो जाएगा, करंट बराबर कितना हो जाएगा? ई अपान आर प्लस का आर। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमने निकाला है और ये, ठीक है, इसको तो इसको आप नोट करिए। अच्छा, एक चीज देखिएगा, यहां से देखिए, मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, हो क्या रहा है कि मान के चलो कि ये आपका टर्मिनल ये है, ये आपका रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये मान के चलो कि अभी आपका रेजिस्टेंस ये आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ये वोल्टेज है। ये मान के चलो कि कितना वोल्टेज है? 8 वोल्ट। कितना है? 8 वोल्ट है। और ये कितना है? 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? 4 ओम का आपका रेजिस्टेंस है। आपको यदि धारा पूछा जाए, यदि आपसे क्या पूछा जाए? धारा, तो धारा बराबर कितना होता है? धारा बराबर आई, V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है आई आर। तो I बराबर कितना हो जाएगा? V अपान आर। V कितना है आपका? 8 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस कितना है? 4 वोल्ट। मतलब कि कितनी धारा बहेगी? 2 एम्पियर की। लेकिन धारा आपकी इतनी ये बहनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ये आप जो है मान रहे हैं कि ये इतनी बहे। तो जब आप मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इससे कितनी बहनी चाहिए? 2 एम्पियर। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये आपका क्या है? एक्सपेक्टेशन है। मतलब ये आप इतना, आपके दिल का अरमा है ये कि आपको इतना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत में इससे मिल कितना रहा है? इससे कुल मिला के हमें मिल रहा है, मान के चलो कि कितना? 1 एम्पियर की धारा। कितने एम्पियर की धारा? 1 एम्पियर की।
तो आप कहोगे सर कि यहां पर तो 2 मिलनी चाहिए थी, एक एम्पियर कहां चली गई? तो भाई मेरे 1 एम्पियर उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? आंतरिक प्रतिरोध। तो वो आंतरिक प्रतिरोध ले लिया है। कौन सा ले लिया है? आंतरिक प्रतिरोध ले लिया है। तो यहां पर एक आपको आंतरिक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, और वो भी कितने का? 4 ओम का। तब जाके आपकी धारा जो है बराबर हो जाएगी। तब आपकी धारा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आप यहां से निकालोगे तो अब 1 एम्पियर की धारा निकल रही है। तो रियलिटी क्या थी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो 4 ओम का विभव यहां से, 4 वोल्ट का विभव इस वाले पर और 4 वोल्ट का विभव इस वाले पर। तो यानी कि ये इतना ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया उसको लड़ते भिड़ते जाना पड़ रहा है, तो वहां से उसके लिए भी वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये आपकी रियलिटी है। ये क्या है? ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये आपका सिग्निफिकेंस है। इस वजह से यहां से BT बराबर टर्मिनल वोल्टेज बराबर E माइनस का IR, कि इसके बीच का जो 4 पर जो वोल्टेज आया है ना, 4 ओम पर, इस ऊपर वाले 4 ओम पर, ये 4 ओम इसके बारे में बता रहा है। ये EMF टोटल बैटरी को बता रहा है। और ये माइनस का IR क्या कर रहा है कि जो उसके सेल के अंदर जो विभव का विभवांतर का लॉस हो रहा है, विभव का लॉस हो रहा है, ये वो है बता रहा है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। तो अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और उस पर आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम अगले लेक्चर पे देखेंगे। तो देखिएगा, हेडिंग डालिएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहते हैं इसे हिंदी में? इसे अधिकतम शक्ति प्रमेय, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी सोर्स से, ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी सोर्स से हम अधिकतम ऊर्जा तभी ट्रांसफर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी सोर्स से हम अधिकतम ऊर्जा तभी ट्रांसफर कर सकते हैं जब उस सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध और उस सोर्स से लगे बाह्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो लिखिएगा, किसी स्रोत से अधिकतम शक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध व परिपथ का बाह्य प्रतिरोध बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, ठीक है। ये हो गया, ये आपका। तो अब देखो प्रूफ देख रहे हैं ना कि प्रूफ क्या है, कैसे हमने कह दिया। तो देखो अब ध्यान से देखना, जैसे ये मान के चलो कि ये आपका एक हमने रेजिस्टेंस, ये बाह्य प्रतिरोध R लगा दिया, ठीक है। और इधर ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध R है, ये E है, इसका वोल्ट मतलब E वोल्ट है, EMF कितना है? E वोल्ट है। अब कह रहा है कि इससे धारा बह रही है, हाँ बह रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि इससे हमें अधिकतम धारा वो चाहिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R। क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R। जहां पर R आपका क्या है? बाह्य प्रतिरोध है मेरे भाई। R क्या है? आपका बाह्य प्रतिरोध है। मतलब कि P बराबर आपका क्या दे दिया है? P बराबर, एक मिनट यहां पर लिखता हूं ताकि इधर भी आ जाए।
पावर बराबर होता है आई स्क्वायर आर, यहां पर यानी कि P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। अब अभी हमने I बराबर देखा है, कितना होता है, I बराबर होता है E अपान कैपिटल R प्लस का स्मॉल r, और ये I की वैल्यू हो गई, लेकिन I में स्क्वायर लगा है तो लगा दिया, और ये R। अब क्योंकि हमें क्या निकालना, अधिकतम, तो मैं बता रहा हूं कि जब भी कभी आपसे अधिकतम मान पूछे तो उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो लिखिएगा r के सापेक्ष लिखिएगा समीकरण 1 को r के सापेक्ष, समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब आप इसका अवकलन करोगे, जब आप इसका अवकलन करोगे तो होगा क्या ये कि dp बाई डी आर इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, ये यदि आप ध्यान से देखो तो आप एक तरीके से कर क्या रहे हो, ये आपका हो जाएगा ई स्क्वायर अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, यही तो है। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखो, इसमें यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यही तो चीज है, ठीक है। तो यहां से आपका ई स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है, ई आप बाहर ले सकते हो, ई क्या लिख सकते हो, आप बाहर ले सकते हो। तो ई स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, और यहां पर ये क्या बचेगा, आर डी अपान और दिस आर प्लस का आर का होल स्क्वायर, ये बचा आपका, ठीक। तो अब यहां से आप क्या करोगे, डीपी बाई डी आर इज इक्वल टू ये ई स्क्वायर, और ये अब यहां से इसकी वैल्यू निकालोगे तो अंश बटे हर का अवकलन, यही होता है, यानी कि हर गुणे अंश का अवकलन। तो हर क्या है, ये है r प्लस का r का होल स्क्वायर इंटू अंश, अंश का अवकलन कर रहे हो तो r का अवकलन r के सापेक्ष 1 हो गया, ठीक है, माइनस फिर क्या करते हैं, अंश गुणे हर का अवकलन, तो हर का अवकलन करोगे तो 2r प्लस का r, क्लियरली। अब इसको इसका भी करोगे तो इसका 0, इसका r, तो ये वही हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, हर का स्क्वायर, तो हर कितना है ये, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, कर दिया। अब क्योंकि ये क्या है, लिख लीजिएगा अधिकतम मान के लिए, शक्ति के अधिकतम मान के लिए, शक्ति के अधिकतम मान के लिए क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं, dp बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब इसको 0 के बराबर करोगे मतलब ई स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस का 2r r प्लस आर डिवाइडेड बाई r प्लस आर का पावर 4, और ये इज इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये भाई ये 0 तो हो नहीं सकता, ये 0 आपका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुल मिला कितना हो जाएगा, r प्लस का कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r r प्लस का r, यप, ठीक है। यहां से यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक r का स्क्वायर ये है, ठीक है, r प्लस r का, यहां से एक स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो गया, यानी कि r प्लस का r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, यानी कि यहां से आप यदि निकालोगे, यदि आप यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, r बराबर r, r बराबर क्या आ गया, r आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई कि R जो है वो लोड का, ये R क्या है, ये आपका लोड है, ठीक है। लिख गए हो तो मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, अब पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम चेंज कर रहे हैं, हो गया, लिख गया।
यानी कि आपका क्या दिया है, आर लोड है जो बाह्य बल प्रतिरोध है, और ये आर क्या है आपका सोर्स का है। ये आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम पावर के लिए ये क्या होना चाहिए, ये आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, लिखिएगा। तो अब आपकी मैक्सिमम पावर क्या थी, P बराबर E अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो यहां पर क्या करते हैं, आर बराबर स्मॉल आर रखने पर जब आप इसको रखोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4R, और ये इस R की जगह पे 4R का स्क्वायर इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये भी R। तो एक R से एक R ये कैंसिल, यानी P बराबर हो जाएगा, ये क्या है, ई सोर्स का है स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R सोर्स, ये सोर्स का रेजिस्टेंस। ये आपका क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नोट डाल के एक चीज आप और लिख सकते हो कि परिपथ से अधिकतम धारा तभी बहेगी जब आपका R जो है मिनिमम हो। R क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस आपका क्या हो, मिनिमम हो, और वो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो लिखिएगा नोट डाल के, और नोट के साथ ही आज के लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लिखिएगा, किसी परिपथ में अधिकतम धारा तभी बह सकती है जब आर लोड न्यूनतम हो, यानी कि ये आर लोड आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर कर दो, वो आपका आंसर। तो देखिए ऐसे ही हम सारी चीजों करेंगे, कल इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़िए, ताकि आपके फ्रेंड भी, आप भी बेनिफिशियल हो, आपके फ्रेंड भी आपसे इससे क्या हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है, और एक मुद्दे की बात और, एक हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसको जाके सब्सक्राइब करिए, उसको जाके देखिए, क्योंकि उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन की सीट उस पर पड़ी हुई है, ताकि आपको क्वेश्चन का क्या हो सके, क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।